मेरे प्यारे साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 से संबंधित यूपी टेट प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम आपको यूपी टेट 2011 से लेके यूपी टेट 2022 तक के टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने आज की क्लास में लिए हैं प्रश्न, वो प्रश्न 91 से लेके 120 तक के प्रश्नों को इस क्लास में यानी प्रैक्टिस सेट 4 में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 91 से, जो हमने लिया है यूपी टेट के 23 जनवरी 2022 के पेपर से यानी मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिएगा। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से ली जाएगी, क्योंकि ये घन दिखा रखा है, नहीं क्यूब दिखा रखा है। ये वाला ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, ये जो साइड दिखा रखी है कितनी दिखा रखी है, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर की दिखा रही है। अधिकतम आयतन के लिए ये जो सिलेंडर यानी कि जो सिलेंडर हमने काटा है, इस सिलेंडर का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और रेडियस इसकी भुजा का आधा नहीं 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे जो TS यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ जो सिलेंडर होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, हाँ जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 पाई R और H प्लस R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई R H प्लस R होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं जो हाइट है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। जो रेडियस है वो हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आप इसको इस हमारे पास H और R की इस वैल्यू को जब आप इसमें यूज करेंगे तो कितना बनेगा, देखिएगा क्या बन जाएगा। TS से क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस जो एरिया बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, देखिए 2 पाई R है। 2 पाई R जैसे आप देख रहे हैं तो 2 पाई R में हमारे पास में 2 यहाँ रख दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, 22/7 रख दीजिए। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए, रेडियस कितना है 7 का है, रेडियस कितना है 7 हमारे पास में। हाइट कितना दिखा रखा, हाइट हो गया 14 और प्लस के रख दीजिए रेडियस कितना है 7। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देगा। 7 से 7 आप काट सकते हैं। ठीक है, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया आपके पास में। क्लियर हुआ। अच्छा, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 21 हो गया। 7 4 11 21 होता ना, 21 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर है, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। जब आप 44 का और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये चला जाएगा ए पार्ट के साथ में। ठीक है, तो ए पार्ट आपका क्या बन गया, ए पार्ट आपका जो है वो एक राइट आंसर बन जाता है। ए पार्ट क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। ये था 91 प्रश्न जो हमने 23 जनवरी 2022 से लिया था यूपी टेट मैथ्स पेपर 2 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न भी 23 जनवरी 2022 से लिया गया मैथ्स पेपर 2 से। क्या कहता है, 10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15, x+1, 2x - 13, 28, 30, 32 और 34, ठीक है, को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों की माध्यिका जिसको मीडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। जो मीडियन है वो कितना 24 है। अब देखो काउंटिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काउंटिंग में नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हैं 10 हैं। और 10 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, इसमें जो मीडियन हम निकालते हैं उस मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है कि मीडियन क्या होता है, दैट इज
देखो n/2th जो टर्म होती है, n/2th टर्म, ठीक है, और क्या कर दें प्लस n/2 में एक और जोड़ दें, ठीक है, और th टर्म लिख दें यहाँ पे ये इस प्रकार से, और होल अपॉन क्या कर दें, होल अपॉन कर दें 2। देखो n/2 से मतलब क्या हुआ, तो मीडियन क्या निकला, n/2 से मतलब कितना हुआ भाई, n का मतलब 10/2 कितना, 5th टर्म आ गई, 5th टर्म हो गई, प्लस इसमें एक जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, 6th टर्म बन जाएगी, और होल अपॉन 2 कर दें। अब मीडियन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 24 दे रखा है, मीडियन क्या देखा, 24 दे रखा है क्वेश्चन में, मीडियन की वैल्यू जो है वो 24 दिखा रखी है, मीडियन कितना है 24 है, क्लियर हुआ। अच्छा 5th कौन सी टर्म है, देखो 1 2 3 4 5th यानी x + 1 क्या बनेगी, दैट इज x + 1, और क्या बनेगा प्लस में क्या बन जाएगा 2x - क्या बन जाएगा 13, और होल अपॉन कितना बन गया, होल अपॉन 2 बन गया, इधर आ गया 24 के बराबर। यहाँ तक बात सीखिए। अब 24 के बराबर आ गया, ऊपर देखें तो 2 और 1 3, ऊपर तो कितना बन गया 3x, और माइनस का कितना बन गया 12, ठीक है, इजिकल टू 24 दूना कितना हो गया, इधर आके 48 बन गया, 48 बन गया। क्या बन जाएगा 3x बराबर कितना बन जाएगा भाई, इस 48 में हम क्या कर देंगे प्लस 12 और जोड़ देंगे, 48 12 60 होता है, ठीक है, 60 बन गया ये, तो 3x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या बन जाएगी भाई 60 और बटा 3 बन जाएगी, ठीक है, 3 दूनी 60 होता है, 30 दूना 60 होता है, ठीक है, तो 20 आ गया। x की वैल्यू बन गई, कितनी बन गई, x की वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू, दैट इज x = बन गया 20, क्लियर हुआ। ये चला गया पहले पार्ट के साथ में, और ये आपका जो है क्या है आंसर बन गया, क्या बन गया आंसर बन गया, आंसर बन गया x = 20, क्लियर हुआ। देखिएगा जो मेरे साथी आज चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों में बहनों भाइयों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलिए, और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इस बारे में आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4th है, इससे पहले 1st, 2nd और 3rd प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। आप चैनल में जाके वहाँ से इन प्रश्नों को, जो पीछे प्रश्न हम करा चुके हैं, उनको वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन नंबर 93 में। ये क्वेश्चन कहता है कि संख्या है दिखा रखी है 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है। देखो 3070 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से विभाजित होने वाली। अब देखो अगर हम बात करें, ये नंबर जो दिखा रखा है हमारे पास में, अब सॉल्यूशन करते हैं जी। 3060 दिखा रखा है, 3060 पहला नंबर है, ठीक है। अच्छा इसको हम 17 से डिवाइड करें, 17 से डिवाइड करें, ठीक है, ठीक है, 17 से एक बार कटेगा, 17 से एक बार कितना बचेगा भाई 13 बच गया, 6 उतार लिया, 17 8 136 होता है, 136 चलाया, ठीक है, चलो जी कट गया पूरा पूरा, 0 ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यानी ये वैल्यू 3060 कट गया। अब इसे ले लीजिए भाई 3070 यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दो तो कटेंगे ही नहीं, सिर्फ ये दो कटेंगे, 3060 3077। अब 3077 को ले लीजिए, देख लेते हैं ये भी नंबर कट जाता है नहीं कट जाता भाई। 17 से काटेंगे इसको भी ऐसे ही, 17 से एक बार काटेंगे इसको, वही केस हमारे पास कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है, हाँ 7 बार 7 नीचे, और उसके बाद में फिर आपको वही 8 बार चलाएंगे ऐसे ही, तो 136 बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक बचेगा 7 आएगा, और एक बार फिर चला देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाता है।
मेन पॉइंट दो चीज़ देखने को मिली कि भाई 3060 और 3077 में पूरी तरह विभाजित होने वाली सर्वाधिक निकट की बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है निकट कौन है भाई? भाई 3060 और 3070 के बीच में 10 का डिफरेंस है। देखो इसमें और इस संख्या में 10 का डिफरेंस है और इस संख्या में 7 का डिफरेंस है। निकट कौन हुआ भाई? निकट हुआ ये 3000। कट तो दोनों जाती हैं लेकिन निकटतम की बात जहाँ करेगा वो 3070 से निकटतम 3077 है, न कि 3060। 3060 10 अंक पीछे है और ये हमारा 7 अंक पास में ही है, तो 3077 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। 3070 के सर्वाधिक निकट जो 17 से कटने वाली संख्या होगी वो 3077 होगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5:4, यानी कि देन लॉस परसेंटेज, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 5:4 है तो हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार से इसको सोल्व करें। भाई हमारे पास में लेट हो गया, भाई कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5x। ठीक है, ऐसे ही जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास में, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास में? 4x हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं? लॉस निकाल रहे हैं। लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस क्या होता है कि भाई जो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, वो हमारे पास उसमें से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। अब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास में? कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 5x और सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा? 4x हो गया। तो लॉस कितना निकल के आ गया हमें? लॉस निकल के आ गया x। अब क्योंकि हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी है तो कितना हो गया भाई? कितना हमारा लॉस हुआ, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, इनटू 100। ठीक है, अच्छा लॉस से मतलब कितना हुआ? x हुआ। किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ? 5x पे हुआ। ठीक है, इनटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। इतने परसेंटेज निकल के आ गया। 5 से काट दिया, 5 से कट गया 20 बार। दैट इज जो लॉस का परसेंट आ गया वो 20% का लॉस आ गया आपका। क्लियर? जो लॉस परसेंट आपका आ गया वो आ गया 20%। और ये क्या बन गया आपका? आंसर बन गया। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में और ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? ए बन गया राइट आंसर। लॉस परसेंट आपने निकाल दिया, 20% आपका आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्या कहता है? द प्रोडक्ट किस किस का ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द टू नंबर इज 336। प्रोडक्ट जो है वो 336 है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 10 है। देन द नंबर्स आर, इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है 336 है। इनके बीच जो है का जो अंतर है वो 10 है। तो यह संख्याएं कौन सी होंगी? देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं भाई, हम लेट कर लेते हैं भाई, लेट कर लिया, मान लिया जो संख्याएं हैं वो x और क्या हैं? x और y है, मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि इनका जो डिफरेंस दिखा रखा है यानी कि x माइनस जो y है वो 10 है। अब डिफरेंस कब होगा? जब x बड़ा होगा y से, डिफरेंस हो जाएगा। फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है यानी x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है? HCF, जो उनका HCF होता है और जो उनका LCM होता है उसकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस प्रकार से XY की जो वैल्यू निकल गई जो दे रखी है क्वेश्चन में 336, यानी XY इज इक्वल टू 336 आपको मिल गया। इसे आप चाहें तो पहले वाले को फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे मिल रहा है ये, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि x प्लस वाई का अगर आप होल स्क्वायर करें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस कर दे 4xy, 4x और y। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दीजिए, याद कर लीजिए इसको। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy होता है, क्योंकि यहाँ से हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर
क्या करना है, निकालना है, ठीक है, इजिकल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 यानी 100 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 336 कर देंगे, ऐसे ये हो गया 336, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 4 का 336 का मल्टीप्लाई करेंगे 1344 हुआ करता है, यानी कि 100 में हम क्या कर दें 1344 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1444, कितना बन जाएगा 1444 बन जाएगा, क्योंकि ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो x प्लस वाई अगर निकालें तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 1444, जो कि किसका होता है, संख्या कौन होती है 38 का स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई मिल गया 38, x प्लस वाई जो है वो हमें क्या बन गया 38 बन जाता है, 38 आ गया, x प्लस वाई जो है वो कितना बन गया 38 बन जाता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा फर्स्ट एंड कितना सेकंड से, ठीक है। क्या बना भाई, एक तो है हमारे पास में x माइनस वाई बराबर कितना है 10 है, एक है हमारे पास में x प्लस वाई और बराबर कितना है 38 है, ठीक है। इन दोनों को एडिशन पे काट दो, कट गया भाई, 2x बराबर कितना आ गया 8, 48 आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है x निकालना है, x निकाल दो, क्या करेंगे भाई 48 का बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, x बराबर आ गया 24, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू 24 निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना, y निकालना। तो देखो x प्लस वाई जो है वो कौन है, वो 38 के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ तो 24 रख देंगे इसको और प्लस कर दें y इजकल टू क्या बन गया, इजकल टू बन गया 38, क्लियर। तो y का आंसर कितना निकल के आ गया भाई, 38 में से क्या कर दिया हमने 24 जो है वो माइनस कर दिया, क्लियर। तो y का आंसर कितना निकल के आ गया, y का आंसर निकल के आ गया 14, क्या निकला 14 आंसर मिल गया। एक आंसर y 14 हो गया, एक x की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई, तो आंसर कहाँ चला गया, आंसर चला गया 14 और 24, बी पार्ट आपका क्या बन गया, एक राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है अपने आप में। ये क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 से लिया गया है और ये मैथ्स पेपर 2 में प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में। प्रश्न क्या कहता है ये समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न में क्या कहा गया। देखिए प्रश्न ये कहता है हमारे पास में कि द वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, कोस 135 साइन 210, कोस 150, साइन 270 और कोस 315, ठीक है। इसका मान बताना आपको क्या होगा। देखिएगा इसका मान कैसे निकालेंगे ये आपको समझा दें। देखो कोस 135 जो है इसे हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस क्या कर दें 45, तो ये क्या बन जाएगा कोस 135 बन जाएगा। ये क्या इसके बाद इनटू में क्या है साइन 210 है, तो इसमें क्या करते हैं 180 में हम 30 जोड़ दें तो 8 3 11 210 बन गया। इसको साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। आगे कोस 150 है तो इसको हम कोस 180 माइनस क्या कर देंगे 30 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ही नीचे कर देंगे, क्या बनेगा वैल्यू क्या बनेगी नीचे भाई साइन 270 है तो इसको लिख देंगे साइन क्या कर देंगे कि 180 प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। और इनटू में अगला कोस 315 है तो ये 360 में से अगर आप क्या कर दें 45 घटा दें 45 डिग्री घटा दें, ठीक है, तो ये कोस 315 बन जाता है।
अब पॉइंट थ्योरी क्या होती है कि किस प्रकार से हम समझें कि एक्चुअल में थ्योरी है क्या, कि किस प्रकार से ये इनकी वैल्यू निकाली जाएगी। देखिए अगर फॉर्मूला पता है तो इस सीरीज़ पे आ जाइए, इस फार्मूले पे आ जाइए, इस हमारे चार्ट पे आ जाइए। ये चार्ट इस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा चार्ट है। देखिए ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ 0 से 90 होता है और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा के वैल्यूज़ आता है और 90 माइनस थीटा पे कोऑपरेशन चालू होता है, साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है। यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा हुआ। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, 90 से प्लस पहुंच गए तो यहाँ पर आपको 90 प्लस थीटा दिखाई देगा और 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा के एंगल भी सारे सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा हो गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या है, प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं। 90 प्लस थीटा में कॉपरेशन लगता है, 90 माइनस थीटा में साइन का साइन रहता है और कोस का कोस ही रहता है। ये बात समझ में आ गई होगी। 180 से 270 के बीच में चले तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा चलेंगे तो वो आप क्वाड्रेंट थर्ड में पहुँच जाएंगे और 270 माइनस थीटा लेंगे तो भी आप क्वाड्रेंट थर्ड में ही होंगे। यहाँ पर आपको टेन थीटा और कोट थीटा प्लस के होंगे और सभी माइनस के बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा वो भी आपका किस में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 से यहाँ 360 तक पहुँचेंगे आप तो 360 से कम वाले तो 360 माइनस थीटा भी किस में आएगा, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में। और माइनस थीटा का जो एंगल होता है वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। इससे आगे पहुँचेंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। मेन पॉइंट ये हुआ कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कोस 180 माइनस थीटा लिया तो कोस 180 का चार्ट बैठा यहाँ पर, ठीक है 180 का, तो कोस 180 माइनस थीटा जब लेंगे तो वो वैल्यू माइनस कोस थीटा समझाएगी। समझ रहे, ठीक है। ऐसे अगला एक आएगा साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा इस चार्ट में जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो भी माइनस का साइन थीटा होता है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 180 माइनस थीटा समझ में आ गया, साइन 180 प्लस थीटा समझ में आ गया। अब कोस 360 माइनस थीटा भी है इसमें, तो 360 माइनस थीटा जो कि फिलहाल यहाँ है और कोस 360 माइनस थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और यहाँ पर कोस और सेक ही प्लस के होते हैं, यानी कोस से बनने वाला जो वैल्यू बनेगा वो आपका क्या बनेगा, दैट इज़ 360 माइनस थीटा है तो इसका मतलब कोस का कोस ही रहेगा और साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 360 प्लस थीटा नहीं 360 माइनस थीटा में कोस की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, दैट इज़ पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आ गई। तो जो वैल्यूज़ होंगी वो हम किस प्रकार से रखेंगे वो हम आपको वापस लेके चलते हैं। देखिएगा अब ये क्या बना, देखो कोस 180 माइनस थीटा की बात कर रहा है, यानी कोस 45 की बात करेगा तो माइनस का बन जाएगा कोस 45 डिग्री हो गया। अब मल्टीप्लाई क्या हो गया, साइन 180 प्लस थीटा है जैसे पता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तक बात समझ आ गई। अच्छा मल्टीप्लाई में कितना बनेगा, कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है तो माइनस का कॉस 30 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। होल अपॉन क्या बन रहा है, साइन 180 प्लस थीटा वही बात कितना बनेगा, माइनस का क्या बन जाएगा साइन 90 डिग्री बन जाएगा और मल्टीप्लाई में कोस 360 माइनस थीटा जो कोस थीटा होता है तो ये कोस 45 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पर चलते हैं, देखिएगा यहाँ बनेगा कोस, ये चार्ट है हमारे पास में साइन कोस 10 की वैल्यूज़ का 0 से लेकर 360 तक के लिए। अगर आपको कोस 45 चाहिए तो कोस 45 होता है 1/√2। ऐसे साइन 30 की बात करें, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, क्लियर। ऐसे साइन 90 की बात करें तो वो 1 होता है और कोस 45 की बात करें जो हमने कर लिया, ठीक है, कोस 45 आ गया, कोस 30 भी आ गया हमारे पास में, कोस 30 हमारे पास √3/2 होता है, ठीक है। इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम इस प्रश्न को सोल्व कर देंगे। चलिए चलते हैं वापस प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है देखिएगा इस प्रकार से, कोस 45 क्योंकि माइनस की वैल्यू है, हाँ माइनस की वैल्यू है, कोस 45 की वैल्यू जैसे हमने आपको बताई, कोस 45 की वैल्यू जो निकली वो 1/√2 निकली, तो माइनस में 1/√2 यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का कितना बनेगा
साइन 30 जो कि 1/2 होता है 1/2 कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना है, माइनस थीटा ना, माइनस का कोस 30 कितना हो गया, √3/2, √3/2 जो बना। ये तो न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या कहता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कोस 45 जो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। यहाँ तक बात समझिए। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस 1/2 से 1/2 कट गया, क्या रहा, माइनस माइनस प्लस √3/4, दैट इज प्लस का √3/4 जो है वो आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, √3/4 दैट इज फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिए, देखिए चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ईमानदारी से कर दीजिएगा। जैसा ईमानदारी से आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ऐसा ही ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि आपको जो पढ़ाया गया वो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या आप कुछ और चाहते हैं या किसी और तरह की वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम उस पर विचार जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था 96 क्वेश्चन। 97 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive odd numbers is 6723, देन स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर इज। देखिए दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखो नंबर जो दिखा रखा है इन्होंने, नंबर जो दिखा हुआ है वो है 6723। अगर इसके आप फैक्टर लें, जैसे इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से 2 बार कटेगा, ठीक है, फिर 2 बार कट जाएगा, फिर 4 बार कटेगा और फिर 1 बार कट जाएगा। ये 3 से कट गया, इसको फिर 3 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना बचेगा, 3 7 21 हो गया, 3 चौक 12 हो गया और 3 7 21 हो गया। क्लियर, फिर 3 से काट सकते हैं इसको, ठीक है, 3 दूने 6, 3 चौक 12 और 3 नम 27 होता है। 3 से फिर भी कट जाएगा ये, 3 8 24 और 3 3 अब नहीं कटेगा, अब सीधा 83 से ही कटेगा, ठीक है, ये एक बार कट जाएगा पूरा। तो हमने ये देखा हमारे पास में कि जो 6723 नंबर्स जो है ये हमारा कितना हो गया भाई, 3 3 9 27 थी 81, यानी 81 मल्टीप्लाई बाई 83 होता है। अब क्योंकि इसमें छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है, अब इसमें छोटी संख्या कौन है, 81 है, छोटी संख्या कौन 81 है। अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं किसका, 81 का वर्गमूल कर दें तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल होता है 9। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि जो छोटी संख्या है उसका वर्गमूल क्या होगा भैया, 9 आ गया हमका आंसर, तो 9 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। ये था 8 जनवरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, सी-टेट के यूपी टेट के मैथ्स पेपर 2 से प्रश्न था हमारे पास में, और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें इतनी सी बात पूछी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एंड 5x स्क्वायर माइनस 3p माइनस 15q इज x माइनस 3, देन वैल्यू ऑफ p एंड q विल बी। क्या होगा, देखिए दो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिखा रखे हैं, इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दे रखा है x माइनस 3। अगर ये HCF x माइनस 3 है तो इसका मतलब ये दोनों व्यंजनों को, दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल को संतुष्ट करना चाहिए, करता है। तो इसका मतलब हम पहले केस यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू में x इजकल टू 3 पुट करके देखेंगे। तो हम पुट कर देते हैं कि भैया x इजकल टू 3 जो है वो इक्वेशन 1 यानी कि जो दिखा रखी है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, यहाँ एक्स की जगह 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना कर दीजिए 3p बन जाएगा,
ठीक है, और माइनस क्यू बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 9 बनेगा, यानी कि इसको कह देंगे 3p माइनस क्यू बराबर माइनस का 9। ये आपकी पहली एक इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से अगर वो दूसरे केस यानी इसको भी फॉलो करता है, इसको भी हमारे पास में क्या करता है, एट में संतुष्ट करता है, तो यहाँ भी x के प्लेस पे 3 रख दीजिएगा। तो कितना बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 बन जाएगा, माइनस 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर आएगा, क्योंकि px बनेगा ना, px, x को 3 रखेंगे, 3 थिया, ये कितना 9p बन जाएगा, और माइनस का कितना बन जाएगा, 15q बन जाएगा, और ये बराबर 0 आ जाएगा। तो 15 45 होता है, इधर ये उधर लीजिएगा, 9p प्लस 15q इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो ये 9p, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, 15q हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 45 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, ये इक्वेशन हमारे पास कितनी बन गई, दूसरी बन गई। देखो, अगर इसका 9p बनाना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 9p, ठीक है, और माइनस क्या बन जाएगा, दैट इज 3q, और इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 27। यानी पहली इक्वेशन हम इस प्रकार की हो गई। दोनों इक्वेशन में क्या करो, दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हमें p काटना है तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। कर दिया सब्ट्रैक्शन, तो ये p कट गया, अभी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्या बन गया, 15 और 3 कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। कितना हो गया, 18q, ये बन गया 18q, और इक्वल टू कितना हो गया, 7 5 12 का 2 3 7 72 हो गया। 18 चौक 72 होता है, तो q का आंसर 4 आ गया। ये बात समझ में आ गई। q का आंसर आप 4 कहीं भी रख दीजिए, नहीं, जैसे मान लीजिए यही पहले वाले में रखते हैं हम, कितना भाई 3p माइनस का है, q जो है वो 4 है, इजिकल टू -5 हो गया, -9 दिखा रखा है, ठीक है, 9 दिखा रखा है ना, तो कितना बन गया भाई, 3p की वैल्यू कितनी बन गई, -9 में है कितना हो गया, +4 जोड़ दिया हमने, तो कितना -5 बन गया। तो 3p की वैल्यू कितनी होगी, -5 बन गई। ठीक है, तो p का आंसर कितना आ गया, -5/3 आ गया। क्लियर हुआ, p कितना बन गया, -5/3, q कितना बन गया, 4। ये आंसर है, -5/3 और 4 प्लस के 4 है, माइनस के 5/3 है, कहाँ चला गया, सी पार्ट के साथ में, और सी जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, 98वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे 99वें क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है, तो जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। आयत की चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में जो प्रतिशत वृद्धि दिखा रखी है, तो आयत की जो हमारे पास दिखा रखा है, आयत की क्या है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी। आयत की जो चौड़ाई है में हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत कमी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या कर दीजिए कि 100 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन क्या कर दीजिए 100 प्लस x, इतने % आपकी कमी निकल आएगी। जहाँ x जो है वो जितनी इसमें वृद्धि हो रही है 60% को व्यक्त करेगा। समझ में आ गया, जो वृद्धि प्रतिशत है वो 60% होगा। फॉर्मूला बन जाएगा प्रतिशत कमी निकालने के लिए 100x अपॉन 100 प्लस x रख दीजिएगा कि 100 मल्टीप्लाई बाई 60 बटे 100 प्लस 60 यानी 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा, 100 प्लस 60 करेंगे 160 हो जाएगा। ठीक है, इस 0 से 0 काट दीजिएगा, कट गया। ठीक है, और छोटा कर लेंगे। छोटा करने का मतलब क्या भाई, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 8 बार कट जाएगा, 2 या 6 होता है, कट गया। अच्छा, इसको और छोटा कर सकते हैं, छोटा कर लेंगे भाई, 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8 होता है, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 आ गया। तो 2 से काट दिया, 2 दूना 4 होता है, 2 से काट लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। तो 25 थी कितना हो गया, 75/2, 75/2 प्रतिशत कमी हो गई। इसको प्रतिशत कमी हो गई कि 75/2 प्रतिशत कमी आ गया। मतलब इसका वैल्यू क्या बन गया, 75/2 37.5 होता है,
37.5 होता है, 37.5%। क्लियर, ये आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, कहाँ चला गया, सी पार्ट के साथ में, और सी जो है आपका एक राइट आंसर बन जाता है। 37.5 आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रम से 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच जाता है। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। देखो, अगर हम ये मान लेते हैं भी 2016 में उसका वेतन x था, ठीक है, तो x का 10% बढ़ा, x में 10% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा भाई, उसका वेतन हमने ही मान लिया कि उसका वेतन 2016 में x था। ठीक है, अब x का 10% बढ़ा दिया, भाई x में हमने 10% ऑफ x, 10% ऑफ x जोड़ दिया तो 10 दाम 100 हो गया। ठीक है, 10 रे कितना बन गया, 11x/10 बन गया। ठीक है, ये 10% जोड़ने पर है, लेकिन 10% से बढ़ के वो 15% हो गया, यानी 10% जो आया 11x/10 आया। ठीक है, इसमें यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 11x/10 है, ठीक है, इसमें इसका 11x/10 का कितना 15% और बढ़ा दिया हमने, 15/100 कर दिया, तब ये सैलरी जो है वो 1,26 कितनी थी, 500 थी। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, इसमें से आप क्या करते हैं, 11x/10 तो आप कॉमन ले लेंगे आराम से, क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ से, प्लस कितना बनेगा भाई 15/100, 15 बटा क्या बचेगा 100 बचेगा, जो 115/100 बन जाएगा, और ये वैल्यू 1,26,500 बन जाएगी, 1,26,500 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ, अब ये 115/100 बन गया, यानी ये 11x/10 है, और ये मल्टीप्लाई में कितना है 115/100 और आ गया यहाँ से, और ये बन गया 1,26,500। क्लियर हुआ, अच्छा, हमें तो क्या निकालना, x निकालना है, x निकालना है, हमें क्या कर देंगे भाई 1,26,500 जो है, 1,26 जो 500 है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया 1000 की मल्टीप्लाई हो गई, और डिवाइड क्या हो गया, डिवाइड हो गया 11 मल्टीप्लाई बाई कितना 115। अगर इसको 11 से काटने लगे, इस वाले संख्या को 11 से काटने लगे तो ये 115 बार कट जाएगा, और 2 जीरो ये आ ही नहीं है। ठीक है, और 115 से काटें इसको तो ये 100 बार कट जाएगा, 100 बार कट जाएगा। नहीं, x की वैल्यू में अगर आप 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दें, 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दें तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया ना भाई, 1 लाख हो गया, 1 के आगे 5 जीरो आ गई, 1 2 3 4 5, 1 लाख बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आंसर बन गया, आपका आंसर बन गया। 1 लाख कहाँ चला गया, सी पार्ट के साथ में, दैट इज सी जो है आपका एक राइट आंसर बन जाता है, सी इज योर राइट आंसर बन जाता है। 100वां प्रश्न कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ 101वां प्रश्न, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा, अगर ये कहा जाए कि मान लेते हैं भाई घन की जो भुजा है वो ए है, जो साइड ऑफ क्यूब है वो कितना है आपका ए है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब हो जाएगा वो कितना होता है 6a² हो जाएगा। ये पहला केस बन गया। अगर भुजा को न्यू साइड कहें, यानी कि अब नई साइड क्या बन गई, न्यू साइड ऑफ क्यूब जो है वो क्या बन जाती है, दैट इज दुगनी हो गई, दुगना ऑफ ए हो गई। ठीक है, तो उसका न्यू टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, दैट इज क्योंकि 6a² होता है
तो 6a स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4 स्क्वायर है, तो 6 गुना 4a स्क्वायर हो जाएगा। 6 चौक 24 होता है, तो ये बन जाएगा 24a स्क्वायर। ये बात समझ में? अच्छा, तो वृद्धि कितनी टोटल सरफेस एरिया में, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है, वृद्धि कितनी हुई, तो कितनी वृद्धि हुई हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया में भाई 24a स्क्वायर। तो ये बन गया नया। पहला कितना था 6a स्क्वायर था, 24 में 6 घटा दो कितना हो जाएगा 18a स्क्वायर बन जाएगा। इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है किसमें, घन के संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो कितनी वृद्धि हुई है भाई 18a स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने पे हुई है, जब वो 6a स्क्वायर था तब हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 6 3 18 होता है, 3 गुना 100 कितने की वृद्धि आ गई 300% की वृद्धि आ गई। 300% की क्या आ गई वृद्धि आ गई। बात समझ में आ गई। 300%, यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दैट इज 300%। 300% आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को ज़्यादा बहनों भाइयों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है अच्छी प्रकार से, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। आपका कोई विचार है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो में हम उस कमेंट पर विचार ज़रूर करेंगे। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका अपने चैनल स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चलिए, हाँ, प्रश्न 102 में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। ये प्रश्न कहता है, ये हमने यूपी टेट के 18 नवंबर 2018 से लिया है, मैथ्स पेपर 2 से। ठीक है, 2018 के मैथ्स पेपर 2 से लिया है, सॉरी हाँ 18 नवंबर से। चलिए, ये कहता है कि a/3 b/2 c/1 जो है बराबर है, तो a + b + 2c/b क्या होगा। देखिए, अगर ये कुछ इस प्रकार से देता है कि भाई a/3 ठीक है = b/2 = c/1, तो इसको बराबर k मान लीजिए। तो इस प्रकार से a का आंसर कितना बनेगा 3k बनेगा, b का आंसर क्या बनेगा 2k बनेगा, और c का आंसर सिर्फ k बनेगा। क्लियर। फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उस पर आ जाइए। फाइंड क्या करना है, a + b + 2c/b फाइंड करना है। a का मतलब यहाँ 3k से है, b का मतलब यहाँ 2k से है, और c का मतलब यहाँ k से, यानी 2 × k 2k बन जाएगा, अपॉन b का मतलब 2k नीचे आ जाएगा। 3 2 5 और 2 7k/2k, k से k कट गया, नंबर रह गया 7/2। ठीक है, क्या रह गया 7/2 नंबर हमारे पास रह गया 7/2, जिसको आप 3.5 कह सकते हैं, 3.5। ठीक है, क्या कह देंगे 3.5। कहाँ चला गया ए पार्ट के साथ में, और ए आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 103 पर। ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम दिखा रखा है ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। ठीक है, यदि एंगल DAC 32 डिग्री का है, एंगल OB 70 डिग्री का हो, तो एंगल DBC का मान बताइए। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, ये हमारे पास में कितने का है 70 डिग्री का है, ये हमारा 32 डिग्री का है। ठीक है, ये बाय लीनियर पेयर लें तो ये 110 डिग्री का निकल आएगा। इसको मैं x मान लूँ तो x + 70 जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, और ये 110 डिग्री का निकल आएगा। इन ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल में AOD में लेंगे तो 110 + 32 ये 38 का निकल के आ जाएगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। यही बात हमें लिखनी है और कुछ नहीं करना कि भैया अगर हम ये मान लें कि हमारे पास ये एंगल x है तो x + 70 जो है वो मिल करके क्या बनेगा 180 बनाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 180 में से क्या कर देंगे 70 माइनस करने पर क्या बन जाएगी 110 डिग्री की निकल आएगी। ठीक है, आज क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वाला एंगल मतलब उस समय y मान लिया गया होता तो ये क्या बनता कि भाई इन ट्राइंगल ऑफ AOD में लेते तो क्या बन के आता है कि भाई हमारे पास 110 डिग्री तो ये रहा, ठीक है, प्लस 32 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस इसको हमने मान लिया y डिग्री, ठीक है, तो ये मिलके भी 180 बनाता। ठीक है, अच्छा तो कितना बन जाता है 2 ये बन जाता और 4 ये बन जाता और 142 बन जाता है। 142 प्लस y कर देंगे तो ये 180 के बराबर आता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल लेते तो 180 में से क्या बन जाता है 142 माइनस हो जाता, तो क्या बनता y का आंसर बन जाता 38 डिग्री। अब क्योंकि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं, दिस लाइन AD लाइन पैरेलल टू कितना है, यानी AD जो लाइन हमारे पास में है, AD जो लाइन है वो पैरेलल टू BC है। ठीक है, तो ये एंगल मान लिया हमने Z मान लिया। ठीक है, तो एंगल जो Z होगा वो कितने का होगा, वो भी 38 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से, एकांतर कोण की बात कर रहा है। ठीक है, एकांतर कोण की वजह से एंगल Z 38 डिग्री का होगा। और एंगल Z क्या है DBC, ये एंगल DBC जो है वो एंगल Z ही है और ये आपका 38 डिग्री निकल के आ गया। ख़त्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा 38 डिग्री मतलब C पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 104वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिखा रखी है। फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ये एक फिगर बनेगी। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके विकर्णों की जो लंबाई वो 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। 16 और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, लाइनें सब क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, आमने सामने की, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच करते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस होगा और दिस इज इक्वल टू दिस होगा, और डायगोनल क्या होता है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। ये फार्मूला होता है, यानी एक तरह से थ्योरम होती है, या कह लीजिए रिजल्ट होता है कि समांतर चतुर्भुज यानी कि रोम्बस की बात करें तो इन ए रोम्बस जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अगर BOC की बात करें तो इसमें पाइथागोरस लगा लीजिए कि जो BC का जो स्क्वायर हो, क्योंकि हमें तो चतुर्भुज की भुजा बतानी है, तो क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर बन जाएगा, 8 का स्क्वायर बनेगा प्लस और 6 का स्क्वायर बनेगा। देखिए 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है। क्लियर, ये 64 होता है, 36 होता है, ये BC का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, 36 और 64 कितना होता है भाई, ये कितना होता है 100 होता है, तो हम 100 यानी √100 कर देंगे, और अंडर जो 100 होता है वो वैल्यू जो है वो 10 होती है। कितनी होती है 10 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर बन जाएगा। चला गया D पार्ट के साथ में, और D पार्ट बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। 105वां प्रश्न है हमारे पास में। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। जहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिगर ये दिखा रखी है, ये आपका A पॉइंट है जिस पर ये वृत्त जो है ये बिंदु जो A स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर है हमारे पास में। ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ, तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटर से इस प्रकार से इन लाइनों को मिला लेंगे, ठीक है। देखिए सेंटर से डाली गई लाइन जहाँ पर स्पर्श करती है, जहाँ पर स्पर्श करती है वो हमारे पास कितनी होती है 90 डिग्री हुआ करती है, यानी ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर एंगल जो हमारे पास में OAQ हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा।
गिवन में क्या दिखा रखा है, एंगल CAQ जो है वो कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। एंगल अगर बात करें किसकी, CAQ की, CAQ जो इतना एंगल है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये 70 डिग्री है और ये पूरा एंगल यहाँ तक का कितना है, दैट इज़ 90 डिग्री है। तो ये कितने का रह गया, 20 डिग्री का है। यानी एंगल अगर हम OAC की बात करें तो वो 90 - 70 यानी वो एंगल जो है वो 20 डिग्री का रह जाता है। क्योंकि इन ट्रायंगल अगर हम OAC की बात कर रहे हैं, जहाँ पर OA जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों उस समय इस ट्रायंगल की रेडियस हैं, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होंगी। तो OAC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा जहाँ पर ये एंगल भी कितने का होगा, 20 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से अगर हम इस एंगल को निकालना चाहें इन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ये एंगल जो जिसको हम यहाँ पर फिलहाल अभी एंगल AOC, यानी अगर हम एंगल AOC निकालना चाहते हैं तो ये एंगल 180 में से 40 माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों को 20 + 20 प्लस ये एंगल मिलके 180 बनाएगा, 180 में 40 माइनस कर देंगे तो ये 140 डिग्री का निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो एंगल है वो 140 डिग्री के निकल के आ गया। अब इसके बाद में ये थ्योरम काम करेगी। थ्योरम में कहते हैं कि किसी वृत्त में चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि अगर हम एंगल DAC की बात करने लगे तो एंगल जो आपका ADC होगा वो क्या होगा, इसके अंदर यानी कि सेंटर पे बना कोण कितना, 140 का आधा होगा, यानी वो कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। अब क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो आमने सामने के एंगल, यानी इसको अगर मान लिया हमने x मान लिया और इसे हमने y मान लें तो x का आंसर तो निकल के आ गया, x तो निकल के आ गया 70 डिग्री का, हमें y निकालना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से x + y का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। x निकला 70 का, तो y निकालना, एंगल y कितना बनेगा भाई, 180 में से क्या कर देंगे, 70 माइनस कर देंगे तो y 110 डिग्री का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल y से मतलब कितना होगा, एंगल ABC निकल के आ गया आपका, कितना बन गया, 110 डिग्री का निकल के आ गया। ठीक है, दैट इज़ 110 डिग्री, यानी C पार्ट आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को ज़्यादा बहनों भाइयों में, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिट मिस क्वेश्चन नंबर 106 में। 106 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 106 क्वेश्चन कहता है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत निकालना। ऐसे केस में इस शॉर्टकट याद रखिएगा। जब कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए कि भैया आपको जो है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, या कोई भी पेन आपस में ऐसे दिखा रहे कि उनका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, तो उसका हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि अगर हमें वो लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि A - B अपॉन B मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, ये लगा दीजिएगा। जहाँ A का काम कौन करेगा, 8 पेन करेंगे और B का काम कौन करेगा, 6 पेन करेंगे। 8 पेन का विक्रय मूल्य 6 पेन के 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो A यहाँ 8 रख दीजिएगा, B को रख दीजिएगा 6। ठीक है, तो A बन गया 8, B बन गया 6 और बटे 6 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा आपका। देखो 8 में से 6 गया, 2 बचा,
2/6 मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया, 100 बन गया। 2 से काटिए, 2 से 3 बार कट जाता है, 2 × 6 होता है, और 100 बटा क्या कर दिया आपने, 3 कर दिया, इतने प्रतिशत। या हम कह सकते हैं कि 33 टाइम्स 1/3%, 33 सही 1/3% आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। दैट इज सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन गया। 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस शॉर्टकट का यूज़ करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। 107वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 107वें प्रश्न में क्या कहा गया, ये कहता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। देखिएगा, अगर हम 3/5 की बात करें तो 3 को 5 से डिवाइड करें तो 0.6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 को अगर 5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 0.8 आएगा। अगर इन नंबर्स की बात करें, भाई 19 को आपने 30 से डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया तो ज़्यादा 0.3 संग 18, 3 × 9, 0.63 तक पहुंच सकते हैं आप। ऐसे ही 2 को 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू 0.66 तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार के 7 को 10 से डिवाइड किया तो 0.7 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे अगर हम 16 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0.3 × 5 = 15 और 3 × 9 0.53। ये जो 0.53 है ये 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आता। नहीं आते की बात करें, नहीं की पर पूछा गया प्रश्न, तो इस प्रकार से 0.53 यानी कि 16/30, 16/30 से बना 0.53, तो 16/30 चला गया डी पार्ट, ठीक है, इज योर राइट आंसर बन जाता है। तो 16/30 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो परिमेय संख्या इन दोनों यानी 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आएगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाइए। 108वां प्रश्न जो है 15 अक्टूबर 2017 से लिया गया मैथ्स पेपर 2 से। क्या कहता है जी, ये कहता है कि एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चढ़ लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चढ़ लेंगी। ठीक है, देखो मान लेते हैं मैदान में x गायें हैं, मान लें मैदान में जो है वो गायों की संख्या जो है वो गायें जो है मान लेते मैदान में जो गायें हैं वो मान लेते x है, मान लिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला होता है मैदान में जो गायें जो हैं x गायें इसको 12 दिन में चढ़ लेती हैं, ये मान लिया। तो फॉर्मूला है कि C1 × D1 = C2 × D2। अब C1 से मतलब गायें कितनी 44 थी, D से मतलब दिन कितने लगे 9, = C2 यानी कितनी गायें अब है C2 मान लिया x हमने, और दिन कितने लग रहे हैं 12 दिन लग रहे हैं। हमें निकालना x है, यानी कि 44 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से कर दिया डिवाइड, भाई 3 से काटा 3 × 9, 3 से काटा 3 × 4 12, 4 से काट दिया हमने 11 बार कट गया, 11 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 33 आ गई। x की वैल्यू 33 आई है। कम या ज़्यादा निकालने के लिए आपको 44 गाय में से 33 गायें माइनस करके देखनी पड़ेंगी, जो निकलेंगी 11। ठीक है, यानी कि 11 अगर आपको क्या निकलेंगे आपको, हाँ 11 निकल के 11 कम गायें अगर आप रखते हैं, 11 कम गायें अगर आपके होती हैं तो वो उसको कितने दिन में 12 दिन में चढ़ लेंगी। तो 11 कम गायें मतलब सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, तो आपको 11 कम गायें रखेंगी तो उस समय वो 12 दिन में मैदान को चढ़ लेंगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये यूपी टेट के 15 अक्टूबर 2017 से लिया गया पेपर है मैथ्स पेपर 2 में। ये क्या कहता है, ये पेपर कहता है, इन क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन कौन सा सत्य है, हमारे पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित हुआ है, ज्यामिति हुआ इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, अगला कहता है अंगणित को पढ़े बिना इन समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ सकते भैया। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज समरूप
बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है? नहीं पढ़ सकते भैया। हैं, बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है? नहीं पढ़ सकते भैया। ये की भी ठीक है भाई, ये पहले वाला। गणित की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, यानी बीजगणित के विभिन्न सूत्रों का उपयोग अंकगणित में किया जाता है, निर्भर हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो पहला पार्ट सही है इसका। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा कौन सा है? देखो, ये कहते हैं शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना गलत है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, हर विद्यार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना ये भी ठीक नहीं है। कौन ठीक है? पहले वाला। ठीक है भाई, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन अच्छा था, क्वेश्चन था जो हमने इसमें लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल तो 6 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल तो 6 है। ठीक है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या से अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या बताइए क्या है? भाई अंकों के स्थान बदल गए तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा? देखिए, जो संख्या बनेगी वो इकाई और दहाई से बनेगी। ठीक है, मान लिया वो जो संख्या है उसका इकाई का अंक इकाई का अंक हमारे पास में अगर y है, और जो दहाई का अंक होता है उसे x मान लें। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी 10x + y। ठीक है, ये संख्या बन गई। अब प्रश्न के अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? भाई अंकों का गुणनफल जो है वो 6 है, यानी xy = 6 है। ये तो पहली बात हो गई, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि संख्या में जो 10x + y है, इस संख्या में अगर आप क्या करते हैं 9 जोड़ देते हैं तो स्थान बदल जाते हैं, यानी कि ये 10y + x में कन्वर्ट हो जाएगा। बदल गया स्थान। इसको सबको उठा के ले आइए, तो 10 में से 1 जाएगा, x जाएगा, 9x बचेगा, y इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये बनेगा 9x - 9y। ठीक है, और बराबर हो जाएगा -9। और इसमें से अगर 9 कॉमन ले लें तो x - y = -1 बन गया। ये बात भी समझ में आ गई, क्लियर। इसे दूसरी इक्वेशन का नाम ले लीजिएगा। क्लियर भाई, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, दूसरी इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? देखो, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में कि x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल टू क्या होता है? x - y के होल स्क्वायर में +4xy जोड़ दीजिए, ये होता है। अब क्योंकि x + y का हम यहाँ होल स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, x + y का होल स्क्वायर यहाँ निकालना चाह रहे हैं, इक्वल टू देखो x - y क्या -1 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, +4 × 4 से कितना हुआ? 24 हो गया। 24 में 1 जुड़ गया, 25 बन गया। 25 बन गया, ठीक है, 25 बन गया। यानी कि x + y जो निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? वो √25 निकलेगा, √25 निकलेगा। और √25 क्या होता है? 5 के बराबर होता है। तो यहाँ से निकला कि x + y जो है वो कितना है? वो 5 है। क्या है? x + y जो है वो क्या है? 5 है। इस प्रकार से x - y की अगर बात करें तो x - y जो है, क्योंकि -1 था तो क्या कर दें, दैट इज़ ये y तो कैंसिल हो गया। ये कितना बन गया? 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू कितनी बन गई? x की वैल्यू बन गई 2 बन गई। इस प्रकार से अगर आप y निकालना चाहते हैं तो भाई xy तो कितना है? xy तो 6 के बराबर है। ठीक है, x निकला 2 तो y कितना हो गया? 6/2 हो गया। 6/2 कितना होता है? 6/2 काटेंगे तो 3 आएगा। तो y का आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हम संख्या निकालना चाहते हैं, उस संख्या की बात कर रहे हैं जिस संख्या को निकालने चाहिए, वो संख्या की 10x + y से निकलेगी। 10x + y से निकलेगी। तो 10 हमारे पास में क्या है, और मल्टीप्लाई कितना हो गया इसमें? कितना? 2 का हो गया।
और प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया 3, ठीक है, प्लस हो गया 3, तो कितना हो गया 20 में हमने क्या किया 3 जोड़ दिया, तो 20 और 3 कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो वो संख्या क्या निकल के आ गई 23 निकल के आ गई। ये क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है, दैट इज़ 23 यानी डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कहता है 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। 2 कोटि पूरक कोण हैं, उनका अंतर 40 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों कोण क्या होंगे ये पूछ रहा है, दोनों कोण क्या होंगे ये हमसे पूछ रहा है। अभी मान लिया हमने कि जो पहला कोण है, जो पहला कोण है हमारे पास, कोटि पूरक कोण की बात कर रहा है, तो कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। तो पहला जो कोण है वो मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार से कि दूसरा कोण जो होगा वो कितना बन जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे होते हैं जिन दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 में से x डिग्री जो है वो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा दूसरा कोण जो है। अब कोई डिफरेंस की बात कर रहा है तो x में से हम क्या करते हैं 90 माइनस x क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ गया 40 डिग्री के बराबर आ गया। अब इसको खोल लेते हैं, x में से ये 90 आ गया प्लस x हो गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया बराबर कितना आ गया 40 आ गया हमारे पास में। तो x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। 90 जाएगा उधर जुड़ जाएगा, 90 40 कितना होगा 130 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 130 हो जाएगा इधर। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई 130 तो ये हो गया, 130 को क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितनी बार काटेगा इसको 65 बार काटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना x का आंसर कितना निकल गया 65 निकल के आ गया। तो ये एक एंगल तो निकल के आ गया। अगर हमें दूसरा कोण चाहिए हमारे पास में, तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, दूसरा कोण जो है वो कैसे निकलेगा भाई 90 में से हम क्या कर देते हैं x यानी कि 65 घटा देते हैं। 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 डिग्री बनेगा। तो एक तो आंसर आ गया 65 डिग्री का, एक आंसर आ गया 25 डिग्री का, और 25 65 कहाँ पर है ये रहा सी पार्ट, 25 65 है सी पार्ट, सी पार्ट आपका क्या है राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है यूट्यूब में स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और हम 300 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, 90 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए जाएंगे, इस क्लास में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अगली क्लास में आपको हम 120 से 150 तक के क्वेश्चनों को, बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों में, बहनों भाइयों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ईमानदारी से वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा, दिल से, अगर दिल करे तो लाइक कीजिएगा, ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इट मीन्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें हमारे प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमें उत्साह बढ़ेगा कि भाई आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे, सुझाव दें, तो कमेंट के माध्यम से अपना जो भी सुझाव है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 113वें क्वेश्चन में। ये कहते हैं 2 फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अंडर रूट ऑफ आरथ है, उसके अंदर 9 की पावर r प्लस 1/4 है, उसके अंदर भी एक अंडर रूट है 3.3 की पावर माइनस r है, नीचे 3 अंडर रूट में माइनस r है और इक्वल टू m के बराबर है। अब सबसे पहली बात तो भाई जब इसको सोल्व करें तो सबसे पहले इस आरथ रूट की बात करें पहले तो, क्योंकि ये 9 की पावर जो हमारे पास में कितना दिखा रखा r प्लस 1/4 है, ये तो एसिटिस हो गया, ठीक है। उसके बाद में अंदर चला गया फिर एक रूट के साथ में, ये हो गया 3√3 की पावर r, वो भी माइनस में है, ठीक है। और अपॉन में कितना है, अपॉन में 3 है, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ 3 की पावर माइनस r है। और क्योंकि हमने रूट हटाया अब दूसरे वाला ऊपर वाला, तो m की पावर r पे चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा देखो, इसको 9 की पावर r लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई में 9 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2 यहाँ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर माइनस की r/2 यहाँ आ जाएगा। और नीचे से देखें तो नीचे में 3 है ही है,
और डॉट 3 की पावर माइनस का r/2 ये बन जाएगा, और ये बराबर कितना बन गया, m की पावर r के बराबर। आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें तो कट गई बिना कुछ कहे। ये हमारे पास में 9 की पावर r है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 की पावर 1/4 बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और ये नीचे क्या है, देखो 3 की पावर यहाँ तो 1 है, ये 1/2 नीचे आ जाए तो नीचे भी कितने की 3 की पावर 1/2 ही रह गई, और ये किसके बराबर चल रहा है, m की पावर r के इक्वल चल रहा है। यहाँ से देखें तो ये 2 बार काट देगा इसको, यानी कि जो 9 की पावर r तो ये है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितना बन गया 1/2 तो ये रहा, और नीचे भी लिखा हुआ 3 की पावर 1/2 ये रहा, ठीक है, और इक्वल टू m की पावर r ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, यानी हमने ये देखा यहाँ से कि जो 9 की पावर r है वो इज इक्वल टू m की पावर r। जब पावरें सेम है तो m का आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। क्या हो गया, 9 हो जाता, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। m इज इक्वल टू 9, और इससे हम चाहें तो 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। कहाँ चला गया, बी पार्ट के साथ आपका आंसर चला गया, 3 की पावर 2 इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 114वें प्रश्न में। क्या कहता है 114वां प्रश्न, कहता है कि यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। भाई हमें क्या कहता है कि आपको सबसे छोटा गुणज निकालना है, यानी कि सबसे क्या निकालना है, छोटा गुणज निकालना है। अगर हम सबसे छोटे गुणज को निकाल रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भैया जो नंबर दिया गया है, क्योंकि 7 के 3 लगातार गुणज निकल रहा है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। कितना बनेगा, 777 तो ये है, इसमें से 7 तो 21 चला जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 756 ये वैल्यू है बनेगी, उसको 3 से आप डिवाइड कर दें तो ये 252 बार काट देगा इसको, ये इसको 252 बार काट देगा, और 252 आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाता है। 252 चला जाएगा ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि यदि एक संख्या, हमने ये 2 फरवरी 2016 से लिया, मैथ्स पेपर 2 से लिया गया, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर हो, 0.07 के बराबर हो तो अनुपात बताइए क्या होगा। प्रश्न के अनुसार मान लिया जो संख्या है, संख्या ए और बी है, ठीक है, ए एंड बी संख्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि किसी संख्या का आधा, यानी 1/2 का आधा a/2 कर दें, और बराबर है 0.07 बी के। ऐसा हो गया, a को b के पास लेके आए, a/b करें तो 7 दूना 14 बन गया, 2 की 0.7 मल्टीप्लाई गई तो 0.14 में कन्वर्ट हो गया। इस पॉइंट को हटा दें तो नीचे 100 बन जाएगा, ठीक है, यानी a/b जो है वो आपका 14/100 बन गया। 2 से काटे 7 बार और 2 से काटे तो 50 बार आ गया, 7/50 बन गया, 7/50 नंबर प्राप्त हो गया। हमें तो चाहिए था अनुपात इसका, यानी a अनुपात b में इसको रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू 7/50 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, 7/50 चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी पार्ट बन गया आपका राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, 116वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कहता है यदि 29 की पावर 75, 29 की पावर 75 दिखा रखा है, इसको 28 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा। देखो नंबर है 29 और ये क्या था 28 से विभाजित, यानी कि जो 29 की पावर 75 है इसे हम लिख सकते हैं 28 + 1 की पावर 75, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका रूल क्या, थ्योरम समझ लीजिएगा कि शेषफल प्रमेय या द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार जब a + 1 की पावर n, a मतलब यहाँ पर a + 1, a यहाँ पर 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, a यहाँ पर 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 + 1 29 होता है, की पावर n, n यहाँ पर 75 है, 75 एक ओड नंबर होता है हमारे पास में, ठीक है ना, तो विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा 1 की पावर n,
1 की पावर n से मतलब है 1 की पावर 75, 1 की पावर 75 जो कि सिर्फ 1 ही होगा, तो शेषफल 1 ही होता है, हैं। अंतिम शेषफल केवल 1 की घात 75 पर निर्भर करेगा, और 1 की घात 75 कितने होगी, 1 ही होगी। इस प्रकार से शेषफल पर मैंने बायनॉमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसका शेषफल 1 आ जाएगा, दैट इज बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाएगा। थ्योरम याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117वां प्रश्न क्या कहता है? 117वां प्रश्न ये कहता है कि भाई आपको x की वैल्यू दिखा रखी है 3 + √8, तो x³ + 1/x³ का मान बताइएगा। अब देखो हमारे पास में अगर x की वैल्यू ये दिखा रखी है कि भाई x की वैल्यू x + √8 है, हमें तो 1/x भी चाहिए, हमें तो 1/x भी चाहिए। 1 का मतलब 1/x से मतलब यहाँ कितना दिखा रखा, 3 + √8 दिखा रखा, ऐसे दिखा रखा। तो हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट साइन लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 - √8, इसका अपोजिट साइन हो जाता है। इससे ऊपर और नीचे 3 - √8 ये हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया a² - b² टाइप। तो 1/x क्या बन गया, 1/x क्या बन गया, 3 - √8 तो ऊपर है, ठीक है, वो तो ऊपर है। नीचे क्या बन गया, 3 × 9 - √8 का मतलब क्या होगा, √8 का मतलब स्क्वायर में 8 ही आएगा, 1 बन गया, यानी 3 - √8 ये 1/x की वैल्यू बन गई। ये बात समझ में गई। अगर हम x में 1/x जोड़ दें, ठीक है भाई, x कितना था, x था 3 प्लस कितना था, √8, ये तो x था, ठीक है। इसमें हमने जोड़ दिया 3 - √8, ठीक है, तो √8 से √8 कट गया, यानी x + 1/x जो है वो तो आपका कितना निकल के आ गया, 3 और 3 6 निकल के आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर का क्यूब कर देना है, यानी कि x + 1/x जो दिखा रखा है इसका भी क्यूब कर देंगे, इधर से 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको खोलेंगे तो a + b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब होता है, ठीक है, प्लस b का क्यूब होता है, ठीक है। ये कितना बन गया, b का क्यूब से मतलब क्या बना हमारे पास में कि भाई b से मतलब ये हमारे पास में x का क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x का क्यूब बनेगा, ये कितना बनेगा, x का क्यूब बनेगा, क्लियर। अच्छा, प्लस 3ab, यानी ab में तो x कट जाएंगे, तो 3 × a + b बनेगा कि x + 1/x बनेगा, ठीक है। और इजिकल टू कितना बन जाएगा, 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है, क्या होता है, 6 216 होता है। अब यहाँ से क्योंकि x + 1/x हमें 6 दे रखा है, तो 6 × 3 = 18 हो गया, यानी x का क्यूब + 1/x का क्यूब हमें निकालना है। तो 216 में से हम क्या कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे, 18 माइनस करेंगे तो 198 होता है। तो x का क्यूब + 1/x का जो क्यूब होता है वो इजिकल टू 198, यानी 198 निकल के आ जाएगा, और 198 चला जाएगा भाई आपका बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर, क्लियर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 118वां प्रश्न क्या कहता है, 118वां प्रश्न ये कह रहा है, छोटा सा प्रश्न है हमारे पास में कि x² + 3 √x + 4 के गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। देखो 3 और 1 क्या होता है भाई, आपका 2 दूना 4 होता है ना, 2 दूना क्या होता है, 4 होता है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ कह रहा है हमारे पास में कि ऐसे जो 3 √2x है, इसको 2 √2 और 1 √2 में तोड़ दीजिएगा, बस इतने से ही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना था भाई। x² प्लस का 3 √2x जो है और प्लस 4 लिखा हुआ है, इसे क्या करते हैं, x² प्लस क्या कर दें, 2 √2x और 1 √2x, 1 √2x, तो कितने बन गए, 3 √2x बन गए, और प्लस ये कितना बन गया, यहाँ से 4 बन गया हमारे पास में। अब क्योंकि 4 जो है इसमें से क्या करेंगे, इसमें से x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा, x + 2 √2 आएगा, ठीक है। और प्लस अब इसमें से क्या कर लें, √2 कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा, x प्लस, भाई ये 4 है ना, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, भाई 4 है ना, ये ऐसे ये 4 है, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं।
अब ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसमें से एक 2 को तो ऐसे छोड़ देगा, एक दूसरे 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख दें ऐसे 4 को। तो इसमें से √2 जब कॉमन आएगा तो ये तो x बचेगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, अंदर एक √2 तो बाहर आ जाएगा, एक √2 तो अंदर बचेगा 2 √2, इस प्रकार से 2 √2। अब दोनों में से कितना बना, x प्लस 2 √2 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, x प्लस √2 बच गया। क्लियर? तो ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया x प्लस 2 √2 और x प्लस √2। x प्लस 2 √2 कहाँ है, ये रहा, बी पार्ट में चला गया आंसर, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। तो ये क्या बन गया आपका राइट आंसर बन गया x प्लस 2 √2 और x प्लस √2। क्लियर? चलिए 119वां प्रश्न क्या कहता है। 119वां प्रश्न ये कहता है, ये हमने मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है कि आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 और 42 का परिसर, रेंज की बात पूछ रहा है। परिसर मतलब हमें इसका रेंज चाहिए, रेंज चाहिए। अगर हम किसी भी इस प्रकार के जो आंकड़े दिखा रखे हैं उसका रेंज निकालते हैं, मतलब उसका परिसर निकालना चाहते हैं, परिसर निकालना चाहते हैं, तो परिसर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा मतलब उच्च मान माइनस निम्न मान कर देते हैं। सबसे बड़ा मान है 42 माइनस सबसे छोटा मान कितना, सबसे छोटा मान है 15, तो सबसे बड़े मान में छोटा मान निकालेंगे तो कितना 27 आ गया, बस ये परिसर बन गया, ये आपका आंसर था। 27 आपका आंसर हो गया, तो सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 120वां प्रश्न क्या कहता है, ये 19 दिसंबर 2016 से लिया गया मैथ्स पेपर 1 से। ये कहता है कि दो संख्याओं का योग तो 36 है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम यानी HCF, उसका HCF और उसका LCM, ठीक है, 3 और 105 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये HCF है 3 और LCM 105, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग चाहिए इसको। अब ऐसे केस में हमने ये लेट कर लिया, हम ये लेट कर लें कि मान लिया जो संख्या है वो कितनी है, 3x और 3y है। अब ये 3x 3y क्यों माना भाई, जब इनका HCF निकालेंगे इसका, तो HCF 3 निकल के आ जाएगा, तो ये बात फुलफिल होगा कि उनको उनका HCF जो है 3 निकल के आएगा। ठीक है, LCM क्या होगा, LCM हमारे पास में, तो LCM जो बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 3 गुना XY बनेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू कितना बन जाएगा, 105 बन जाएगा। ये क्या बन गया LCM बन गया, 3 XY 105 बन गया। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, जो हमारी संख्याएं हैं, संख्याओं या इट मीन्स संख्याओं के व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम का जो योग बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या मतलब 1/x जो है, अगर हम 1/y में जोड़ रहे हैं तो ये व्युत्क्रम हो गया, लेकिन यहाँ x 3x और 3y है तो 3x और 3y ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो LCM आएगा वो कितना बन जाएगा, 3xy LCM आ जाएगा। जब 3x कटेगा तो ऊपर y आएगा, जब 3y कटेगा तो ऊपर x आएगा, यानी ऊपर बन गया x प्लस वाई। और हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई हमारे पास में जो है वो कितना है, संख्याओं का जो वैल्यू बना है हमारे पास में भाई, जैसे हमने यहाँ देखा कि वैल्यू जो बन रहा है, संख्याओं का जो योग बन रहा है, योग से मतलब बना कि 3x प्लस जो 3y है वो इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 36 बन रहा है, 36 बन रहा है। इस प्रकार से तो x प्लस वाई जो हमारे पास में बन गया, x प्लस वाई जो बन गया वो कितना बन गया, 12 बन गया। x प्लस वाई जो बन गया वो कितना बन गया, 12 बन गया। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो बन गई वो कितनी बन गई, 12 बन गई। x प्लस वाई की वैल्यू जो बन गई 12 बन गई। ठीक है, अच्छा तो यहाँ हमने रख दिया कितना, 12 अपॉन कितना बन गया, 3xy 105 बन गया। 12 अपॉन 3xy 105 बन गया है, 12 अपॉन 3xy 105 बन गया है। ठीक है, तो ये कितना बन गया, अगर इसको करने लगे तो कितना बन जाएगा, देखो इसको 3 से काटा, 3 चौक कितना बन गया, 12 बन गया, और बटे कितना बन गया 35 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 4/35, कितना बन गया, 4 बटा कितना बन गया
35 बन गया, 35 बन गया। ठीक है, तो 4/35 आपका बन गया आंसर। कहाँ चला गया? सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर? तो ये थे 120 प्रश्न जो हमने आपको पूरे कर दिए। 91 से लेकर 120 तक के प्रश्न थे इस क्लास के अंदर, और ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगले प्रश्नों में। इट मीन्स 120 से लेकर 150 तक के बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।